हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पहली बात ये कि ये वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड है और आपको प्रैक्टिस सेट तो देना ही था, प्रैक्टिस सेशन देना था, तो वो ज़रूरी था वो किसी भी फॉर्मेट में मिले। मस्ट ये है कि आपको मिल रहा है डेली, यानी कि कोई ब्रेक नहीं है, कोई भी मतलब आपके साथ दोहरा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। एकदम जैसे हम रो डेली पढ़ाते हैं वैसे आज भी हैं, वैसे ही आपको हम सवाल कराएँगे, सवाल की प्रैक्टिस कराएँगे। मेरी आपसे हमेशा से ये गुजारिश रहती है कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो कृपया करके वीडियो को जरूर शेयर करिए अपने दोस्तों में जो मैथमेटिक्स असल में पढ़ना चाहते हैं। जरूरी ये नहीं कि अगर नीचे टैग करके आ रहा है कि एस्टेट के लिए है तो ये एस्टेट के लिए ही हो, जरूरी ये नहीं है। ये मेरे दोस्तों आपको यूपी लेखपाल में भी काम आ जाएगा, ये आपको यूपी कांस्टेबल में भी काम आ जाएगा। यानी कि मैथ्स कहाँ नहीं काम आती, मैथ्स तो हर जगह काम आ जाती है, आप ये बात जानते हैं। तो इसलिए इन सभी लोगों में ये वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिएगा, साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करेंगे तो ये क्लास की जितनी सारी पीडीएफ्स आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगी। तो प्रैक्टिस करिए, साथ साथ अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो इसी में से थोड़ा सा देख के कॉपी करके आप सवाल लगा भी सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा ना कि आपका बौद्धिक विकास होगा। ठीक है, ये आप सवाल लगा रहे हैं, फिर इसके बाद प्रैक्टिस के बाद सवाल लगा रहे हैं, मैं प्रैक्टिस सेशन दे रहा हूं उसके बाद सवाल लगा रहे हैं, तो आपको आपके ये बौद्धिक विकास को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी ही काम करते रहिए, आपकी जिम्मेदारी है। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आपके सामने ये पहला सवाल है और आप जानते हैं कि इस पहले सवाल में कुछ झलक है। एक बार मैंने ऐसा सवाल कराया था। ठीक है, तो कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, वो 14/15 है, उनका भागफल क्या है। तो आप ये बात जानते हैं सर जी कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है यानी x अपॉन वाई, सॉरी, दो संख्याओं का गुणनफल की बात कर रहा है, ध्यान से देखो, x इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 14/15। और फिर आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं का जो भागफल है x अपॉन वाई, यह है 35/24। ऐसी कुछ चीजें करके हैं। तो कह रहा है कि बड़ी वाली भिन्न क्या होगी। मेरे दोस्तों, हम दोनों ही चीजें निकालेंगे, बड़ी और छोटी दोनों ही चीजें निकालेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या में नहीं आएगी। तो मेरे दोस्तों, अगर मैं इन दोनों ही इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या ये तो कट जाएगा, आपस में कट जाएगा ना, बिल्कुल कट जाएगा। ये y ऊपर चला जाएगा तो हमें मिलेगी जो वैल्यू y स्क्वायर की मिलेगी। तो y स्क्वायर मिलेगी, इसको ऊपर कर दो तो ये हो जाएगा 14 गुणा 24/15 गुणा 35। ठीक है क्या? तो 7 से काटोगे तो 7 दूना 14, 7 पच्चे 35, 3 से काटोगे 3 पांचे 15, 3 अट्ठे 24। तो 8 और 2 मिलके 16 हुआ। और 16 का जब स्क्वायर रूट निकलेगा तो वो 4 होगा। क्या होगा? वो 4 होगा। और 5 का 25 का जब स्क्वायर रूट निकलेगा तो वो 5 होगा। यानी y की जो वैल्यू आ गई वो इतनी आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई? इतनी आ गई। अब एक बात मैं बताऊं आपसे कि y को अगर मैं देखूं छोटा है कि बड़ा, तो ये तो आप बाद में भी कर लेंगे। आप पहले y की वैल्यू पुट कर दीजिए। y की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूंगा 4/5, यानी x, मैं x की वैल्यू का निकालना चाहूँ तो 4/5 एंड दैट इज इक्वल टू 14/15। तो ये काट दो, ये हो गया 2, ये हो गया 7 के, ये हो गया 3 के, ये भी कट गया। तो 7/6 ये x की वैल्यू। तो आपसे मैं अगर कहूं कि बताओ ये बड़ा कि ये बड़ा, ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, तो आपको ईमानदारी से यही लग रहा है सर जी कि इन दोनों का डिफरेंस प्लस का 1 आ रहा है और इन दोनों का डिफरेंस माइनस का 1 आ रहा है। अगर माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो प्लस वाला बड़ा होगा, माइनस वाला छोटा होगा। प्लस वाला बड़ा होगा, माइनस वाला छोटा होगा। अगर इन दोनों को मैं अंतर ले लूं तो इसमें +1 आ रहा है, इन दोनों में लूं तो -1 आ रहा है। ठीक है, मतलब बड़े में से छोटा, मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है, इस तरह से। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कह रहा है कि यदि भिन्न 4/7 का कौन सा भाग उसमें जोड़ा जाए कि योग 1 से 1/14 आ जाए। भाई ऐसा है कि 1/7 में कह रहा है कि आप क्या जोड़ें, क्वेश्चन मार्क जोड़े, और दैट विल बी 1 सही 1 मेरे दोस्तों ये 14 हो जाए, ये आपसे कह रहा है। तो करना कुछ नहीं मेरे भाई, आप इसको उठा के इधर रख दीजिए। तो क्वेश्चन मार्क की जगह आप एक्स रख सकते हैं, 1 से 1/14, 1 से 1/14। मेरे दोस्तों इसको आप लिख सकते हो 2/14, अगर आपकी समझदारी हो तो लिख सकते हैं, और लिख ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है क्या? तो आप जानते हैं यहां तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो 14 कम 14 और 1 15, तो 15 2 जाएगा 17/14। 14 कम 14 और बचा कितना? 3, 17/14। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, या इन दोनों को आप सीधे सीधे जोड़ के 3/14 निकाल सकते थे। तो 1 सही 1/14 यानी कि 14
क्या कह रहा है? अरे देखो ये तो महा मिस्टेक है। यहाँ देखो ये माइनस है ना, ये माइनस है मेरे दोस्तों। जब ये माइनस होगा तो आप ये बात जानते हैं अच्छी तरह से कि सर जी, ठीक है, आइए देखिए ये माइनस का होगा तो इसको लिख सकते हो 15/14, इसको लिख सकते हो 2/14, ठीक है। जब इसको आप उड़ाओगे तो ये आएगा 13/14, तो उत्तर आपका 13/14 है। उत्तर आपका 13/14 है, ऑप्शन में नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 14 और 15 हुआ 15, ठीक है। तो 13/14 हुआ, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। आप एक ऑप्शन बना लीजिए 13/14, दैट विल बी योर, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है यदि किन्हीं तीन क्रमागत समपूर्णांक, कोई समपूर्णांक है यानी कि कौन सा भी इवन नंबर है, इनका योग कह रहा है आपसे 54 है। तो जब समपूर्णांक रहे तो पहला तो जो सम संख्या होगी वो ये होगी, पहली सम संख्या यही तो मानते हैं आप। दूसरी वाली आप ये मान लीजिए, और तीसरी वाली यानी कि लास्ट वाली या सबसे पहले वाली आप ये मान लीजिए, यानी तीन क्रमागत संख्याएं आपकी ये होगी। आप मेरी बात समझ गए? बिल्कुल समझ गए। कह रहा है तो इनमें सबसे छोटी पूर्णांक क्या होगा भाई? सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा भाई? योग कह रहा है कि तो 2 2 4 और 2 6 x बराबर 54 के, ये कट जाएगा आप जानते ही हैं, यानी कि तीनों का जोड़ 54 के है, तो 6 9 54, x की वैल्यू कितनी होगी? 9। तो इसकी वैल्यू 9 दूना 18 में से दो गया 16। बाबू ये 16 है, ये 18 है, ये 20 है। आपसे क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी वैल्यू। अच्छा बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, सर जी एक 2x हो गया, एक 2x+2 हो गया, और एक 2x+4 हो गया, ये तीन क्रमागत संख्याएं मानते हैं। मेरे दोस्तों आएगा तभी भी, ऐसा नहीं है कि तब नहीं आएगा, तभी भी आएगा। लेकिन मेरे दोस्तों जब हमें इस मेथड से ये चीजें पता है, मुझे ये पता है कि दो दो का अंतर लेके क्रमागत संख्याएं लिखनी है, तो मैंने सिर्फ दो दो का अंतर लेके लिख दिया। देखो इनमें कितने का अंतर है? 2 का। इनमें कितने का अंतर है? 2 का। काम तमाम। आया ना? ठीक है। नेक्स्ट देखिए बाबू अगला सवाल है। अब ये बहुत ही झंडू सवाल एकदम है ना, इसमें तो हम आंख बंद करके भी कर सकते हैं इसको। भाई इसको मैं लिख सकता हूँ 2√2, एकदम आंख बंद करके। इसको मैं लिख सकता हूँ 2, और इसको मैं लिख सकता हूँ √2। आप समझ के बाद घटाएंगे तो आएगा √2 माइनस का 2, √2 माइनस का 2। तो ये तो एकदम आंख बंद करके सवाल मारने वाला था, एकदम आंख बंद करके। यानी कि ऐसे सवालों में आप एक नंबर तो स्कोर कर ही सकते हैं, ऐसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर चीज का लॉजिक पता होना चाहिए। जैसे ये इसको आप लिख सकते हो 2 × 4, और 4 को हम बाहर कर देंगे 2, जैसे ये 4 बाहर हुआ 2, वैसे ही इसमें 4 है तो 4 को बाहर कर देंगे 2, और एक 2 बच जाएगा इसमें, है ना, क्योंकि 4 दूना 8 होता है, तो 4 तो बाहर आ गया लेकिन अंदर 2 बच जाता है। इसको कुछ करना नहीं था, बाकी आप चीजों को घटा लेते हैं, आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए। देखो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम करना ये है, हमें बताइए मुझे क्या करना है। करना ये है कि 16 पे पावर 2/3, सॉरी 3/2। 2 का मतलब होता है अंडर रूट में, और 3 का मतलब होता है ये, मतलब 2/3 का मतलब यही है, सॉरी 3/2 का मतलब यही है। 1/2 को हम लिखते हैं अंडर रूट, और पावर 3 है तो पावर 3 को तो हटाएंगे नहीं, पावर 3 तो रहेगा ही रहेगा। तो पहले आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। अच्छा इसी को सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका जो उत्तर आएगा वो 16 जोड़ा बन के बाहर आ जाएगा, लेकिन 16 और अंदर बचेगा। अब आप ये भी जानते हैं कि ये होता है 4 का स्क्वायर, तो 16 चौके 64। तो मित्र इसका जो उत्तर आया वो कितना है? 64। कितना है बाबू? 64। कितना है? 64। बहुत बढ़िया, इसका 64 आ गया। तो मुझे एक बात बताइए, ये है बाबू 16, क्या है? 16। यहाँ पे है -2 -3 बटा 2, ये चीज है। तो इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 64 ही आएगा, ठीक है। लेकिन कब आएगा? ये 1/64 आएगा। क्या आएगा? 1/64 आएगा। अच्छा जी, तो 1/64 इसकी वैल्यू कितनी? 1/64 सोल्व करेंगे तो 4 चौके 16 है ना, 64 का स्क्वायर करो तो 4 चौके 16 और 17 के 7 हो गया, ठीक है। और बताओ 4 छक्के 24 दूना 48 है ना, 48 और 49 के 9, कैरी हो गया 4, 6 छक्के 36, 4 40 बटा 64।
तो 4097/64, तो दोनों ही ऑप्शन बच्चे ने सेव लिख दिया है। तो ये एक मिस्टेक है, ऑप्शनल मिस्टेक है, दोनों ऑप्शन सेम है, एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है, ओके। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये है कि 3 पे पावर 8 है बटा √16 है, ये डिवाइड होता है इससे, तो ये एकदम आपको इसमें क्या होना चाहिए ना, इसमें परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब आपको याद होने चाहिए। जैसे परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो 3 का जोड़ा बना लेता है, ठीक है, और जो परफेक्ट क्यूब होता है, सॉरी परफेक्ट स्क्वायर 2 का जोड़ा बनाता है, परफेक्ट क्यूब क्या बनाता है, 3 का जोड़ा बना लेता है। जैसे मान लो ये है परफेक्ट क्यूब होगा तभी तो 3 का जोड़ा बनाएगा, तो 2 के कितने जोड़े बनाएंगे, एक जोड़ा बनेगा, तो 2 बाहर आ गया। सेम इसी तरह से मेरे दोस्तों आप इसको जरा करिए, तो इसको अगर कर लेंगे तो आएगा ये 2, सॉरी ये तो 4 ही हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। अब यहां डिवाइड है तो इसका गुणा कर दो, इसको पलट दो, इस वाले को पलट दो, तो ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 के, ये गुणा है तो ये 5 हो जाएगा। अब देखो जरा कैसे काटें, 5 दूना 10 कर दूं, हो गया, 2 से 1 काट दो, तो जो आपका उत्तर आया वो आया 7/4। जहां पे 7/4 लिखा हो वहां पे मार दीजिए, नहीं मिला हो तो आप इसको मिक्स में बना लीजिए, 1 सही 3/4, 1 सही 3/4, 1 सही 3/4, तो ये आपका उत्तर हो गया, 1 सही 3/4 ये आपका आंसर हो गया। तो देखा, बताइए कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं ना। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है एक संख्या का वर्ग उस संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, और जितने बच्चे ना यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं आज ही सुन लो, यूपी लेखपाल की, उनके लिए ये क्वेश्चन एकदम मतलब समझ लो कि जीवन रेखा है। ये क्या है, एक जीवन रेखा है, ये जीवन रेखा है, क्योंकि इनके सिलेबस में ही ये सवाल है, मतलब ये टॉपिक उनके सिलेबस में ही है, पूरा बिल्कुल लिखा हुआ है बीजगणित करके। अच्छा, इसको करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक संख्या का वर्ग, भाई एक संख्या का वर्ग कर दो, मान लो कोई संख्या, इसका स्क्वायर, कह रहा है उस संख्या के 2 गुने से, भाई संख्या के 2 गुने से, कह रहा है कि 3 अधिक है, तो भैया ऐसा है कि फिर इनका जो घटाना होगा वो 3 होगा, है ना, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 3 होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो जी हमें इसको करना आता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ब्रेक करो और ऐसे 2 भाग में ब्रेक करो कि जिसको घटाने पे, यहां कौन सा चिन्ह है, घटाना, तो इसको घटाने पे क्या आ जाए, ये वाला नंबर, ये वाली न्यूमेरिक वैल्यू आ जाए। तो इसको हम सर जी 3 और 1 में तोड़ दें, गुणा करेंगे तो 3 आएगा और घटाएंगे तो 2 आएगा, तो कर दीजिए 3x प्लस x माइनस का 3 दैट इज इक्वल टू 0। x कॉमन लोगे तो x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लोगे x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0 के, तो x माइनस 3 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0 के। तो x की जो वैल्यू आएगी ना वो एक बार 3 आएगी लेकिन एक बार -1 आएगी, तो 3 और -1 ये वाला आपका उत्तर हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि सर जी इतना लंबा तरीका कौन करेगा एग्जाम में बैठ के, आसान तो है लेकिन कौन करेगा। देखो दोस्तों एक चीज आप हमेशा याद रखिए कि जब मैं भी सिखाऊंगा, अभी मैं सोच रहा हूं कि मेरे मन में है कि लेखपाल से रिलेटेड एक वीडियो आपको इस पे दे दिया जाए क्योंकि आपके टॉपिक में है, ठीक, तो मैं दूंगा जरूर, आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि मिल जाए। तो जरा गौर देखो, ये माइनस, अगर दोनों जगह माइनस है, या ध्यान से सुनो, अगर दोनों ही जगह माइनस है तो एक वैल्यू प्लस होगी, एक वैल्यू माइनस होगी। अगर दोनों जगह माइनस है, अगर ये दोनों माइनस है, असिद्ध द्विघात समीकरण दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, दोनों जगह माइनस हो, तो एक वैल्यू पॉजिटिव एक वैल्यू नेगेटिव। अब बात आती है कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव, तो याद रखना बड़ी वाली वैल्यू पॉजिटिव, छोटी वाली वैल्यू नेगेटिव। हमें करना सिर्फ इतना है कि इसके 2 पार्ट करने, जो कि आप पहले से आप कर चुके हैं 3 और 1, तो जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी, जो छोटी वाली वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, बस इतना ही करना था, बाकी कुछ भी नहीं। आप देख सकते हैं ये सारे ही चीजों से आपको छुट्टी मिल गई है, सीधे सीधे आपका उत्तर मिल गया है। क्लियर है, नेक्स्ट अगला, चलिए बाबू अगला सवाल देखिए। कह रहा है कि 5 पे पावर इतना है दैट इज इक्वल टू 1 के, तो x किसके बराबर होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। अच्छा भाई गौर से देखो, आप एक चीज जानते हो, किसी भी पावर पे, किसी भी बेस पे अगर 0 पावर लिख दिया जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, 5x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू, तो कंपेयर करा दोगे तो 5x प्लस 5 बराबर 0 के, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1 के, x की वैल्यू हो जाएगी -1 के बराबर। इसमें लॉजिक ये है कि अगर बेस बराबर होगा तो उसकी
पावर्स भी बराबर होंगे, इसके घाते भी बराबर होंगे, ठीक है क्या? ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखो, कह रहा है कि 1/4, 2/6, 2/8, तो इसको तो सोल्व करना है, इसको तो सोल्व करना है। ये बराबर कह रहा है कि आपकी 2 पे पावर x के है, तो x का मान बताओ क्या होगा। मैं देखो ये 6, 4 है, 6 है, 8 है, मतलब ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके 62 तक जाएगा, ठीक है, 64 तक जाएगा। ओके भाई, तो मेरे दोस्तों जरा गौर से देखो, आपको करना क्या है, ये 6 जो है ये इसको काट देगा, ठीक है, ये 12 जो है, ठीक है, ये 6 और 2 ना 12, इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्या, 31, इसमें कोई लॉजिक लगेगा? आप एक बार जरा गौर से देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो जा रहा है कितने तक, 1 2 31 तक जा रहा है, इसका मतलब ये है, और वो कितना जा रहा है, 2 12 64, 31 तक, वो 64 तक, अच्छा 1 2 3 4 4 5, अच्छा वो 31 तक जाएगा, मेरे कहने का मतलब 31 तक जाएगा। तो 31 तक जाएगा, तो सीधी सीधी बात यह है कि आप 31 को ही आंसर मार दो, 31 तक जाएगा, 31 तक जाएगा, ठीक है, और 31 तक जाएगा तो कुल काट पीट के हमारा क्या बनेगा, x की वैल्यू 31 ही बनेगी, ठीक है। लॉजिक यही है, बाकी कुछ भी नहीं, आप इतना ही सिर्फ याद रखिए कि जब ऐसी चीजें आए तो जो लास्ट तक जाए ना उतनी ही पावर मिलती है। अगला सवाल देखो, कह रहा है 1000 और 2000 के बीच ऐसी संख्या है, जिससे 30 36 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक दशा में 11 शेष बचे। मेरे दोस्तों बताना आपको 1000 और 2000 के बीच, तो पहली बात तो वो संख्या निकालो, पहली बात तो वो संख्या निकालो जो इससे 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 ये तीनों से डिवाइड हो जाए। तो वो करने के लिए हमें इन सभी का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 30 36 80 का एलसीएम 30 और 36 और 80 इनका एलसीएम। तो मैंने आपसे कहा था कि दो का सबसे बड़ा मल्टीपल तो 16 25 80 हो गया, सबसे बड़ा मल्टीपल मैंने ले लिया। अब छोटे मल्टीपल आ जाएंगे, 9 चौका 36, छोटे मल्टीपल तो इसमें आ ही जाएंगे। सर जी काम करो, 15 तिया 45 और ले लो, बाकी सारे काम टंटा ही खत्म कर दो। तो 16 25 0 हो गया, 16 दूना 16 चौके 64, 64 और 8 कितना हुआ 72। मेरे दोस्तों अगर मैं 11 लिख देता यहां पे तो ऑफकोर्स ये संख्या जो है कट जाएगी उससे, तीनों नंबरों से, और 11 शेष भी बच जाएगा। ये वाला नंबर पूरा ये सभी से कट जाएगा, ये 30 36 80 से कट जाएगा, 11 जोड़ दिया तो 11 शेषफल बचने लगेगा। लेकिन आपसे कह रहा है 11 और 2000 के बीच, सॉरी 1000 और 2000 के बीच, तो एक काम करो तो ना इन्हीं में 2 का गुणा कर दो बस। तो 0 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 7 दूना 14 हो गया। अब इसी में 11 जोड़ दो, 11 जोड़ा तो 1451 आपका हो गया। वो संख्या जो इन दोनों के बीच है और 30 36 80 से कटेगी भी, लेकिन 11 शेष छोड़ेगी, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा है कि 5 लीटर के एल्कोहल पानी मिश्रण में 40% एल्कोहल है, इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में एल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा होगी, ठीक है। तो इसमें तो आसान एकदम, 40% क्या है एल्कोहल है, 60% क्या होगा फिर पानी होगा, यही तो होगा। यानी कि 2:3 के अनुपात में एल्कोहल और पानी है, आया ना। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि 5 लीटर अगर टोटल मिक्सचर है तो इसका मतलब 2 लीटर इसमें एल्कोहल है, 3 लीटर इसमें पानी है। कह रहा है इसको 1 लीटर और मिला दिया जाता, पानी 1 लीटर और मिल गया, पानी हो गया 4, पानी हो गया 4। तो कह रहा है भैया ऐसा है कि बताओ ये दो जो है ये एल्कोहल जो है अब पूरे मिश्रण का कितना परसेंट है। तो ईमानदारी से देखो 33 सही, 1/3%। ये तो मैंने बार बार कितनी बार पढ़ा दिया आपको, 33 1/3%, 2/3 नहीं होगा 1/3, भ्रमित मत होइए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे एक परिवार में चावल मछली तेल पर अनुपात जो खर्च है वो 12 17 और 3 है, ये खर्च का अनुपात है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20 30 और 50% की वृद्धि हो जाती है। अच्छा जी, तो आपसे कह रहा है कि खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो ये बड़ा अच्छा है, आपसे कह रहा है कि भैया ऐसा है कि खर्च का अनुपात है 12 17 और 3, ये खर्च का अनुपात है। आपसे कह रहा है कि वस्तुओं के मूल्य में 20% 30% और 50% बढ़ जाए, ठीक है। तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, खर्चे में कह रहा है कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अच्छा जी बाबू देखो, मैंने आपसे कहा था कि जिस अनुपात में मूल्य बढ़ रहा है, जिस अनुपात में मूल्य बढ़ रहा है, ये खर्चा है आपका, ठीक है, खर्चा आपका है, ठीक है बाबू। और
इन वस्तुओं के मूल्य में इतने % की वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 20% की फ्रैक्शन बनाओ फटाफट। चलो 1/5, यानी पहले मूल्य अगर 5 था तो अब मूल्य कितना हो गया 6। अब मूल्य कितना है 6। 3/10, पहले मूल्य कितना था 10, अब मूल्य हो गया 13। ठीक है, 50 का बताओ, पहले मूल्य था 2, अब मूल्य कितना हो गया 3। तो ये इनके मूल्य के अनुपात है, ये इनके मूल्य के अनुपात है। ठीक है, तो बाबू कुल मिला के बात इतनी है कि खर्चा बराबर क्या होता है? क्या होता है? खर्च बराबर क्या होता है? खर्च बराबर क्या होता है? या आप सीधे सीधे ऐसे कर सकते हो, बाकी चीजें छोड़ सकते हो कि क्या आप ये बात जानते हो, मूल्य का अनुपात, मूल्य का अनुपात आपको मिल गया है भाई। पहले मूल्य का अनुपात क्या था? 5, 10 और 2। 5, 10 और 2, ये पहले मूल्य का अनुपात था। आज मूल्य का अनुपात कितना है? मतलब बढ़ने के बाद 6, 13 और 3, ये आज मूल्य का अनुपात है। समझ रहे हैं बात आप? तो मेरे कहने का ये मतलब है, कह रहा है खर्चे में कितने % की वृद्धि होगी। और मैंने आपसे ये भी बताया था शायद, अगर नहीं बताया तो आज समझ ही लो, कि जिस अनुपात में आपका खर्चा बढ़ेगा ना, सेम उसी अनुपात में क्या होगा आपका, जिस अनुपात में मूल्य बढ़ेगा सेम उसी अनुपात में खर्चा भी बढ़ता है। जिस अनुपात में मूल्य बढ़ता है उसी अनुपात में खर्चा भी बढ़ता है। खपत जो होती है वो आपकी उल्टी जाती है, लेकिन जो खर्चा होता है जिस अनुपात में मूल्य बढ़ेगा उसी अनुपात में आपका खर्चा भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो अगर ये 6 है, अगर ये 12 हो गया है, तो पहले ये कितना रहा होगा? 10 रहा होगा। ठीक है, पहले ये 10 रहा होगा। आज ये 12 है तो पहले कितना रहा होगा? ये 15 रहा होगा। आज अगर 3 है, ठीक है, तो पहले ये 2 रहा होगा। एकदम आसानी से इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं। मतलब पहले ये 6 था तो पहले ये 5 था तो पहले ये 10 रहा होगा, ऐसे ये 17, ऐसे ये 3 है तो पहले कितना 2 रहा होगा। तो आप ईमानदारी से बताओ इनमें आप कितना खर्च कर रहे हो? तो 17, 3, 20 और 12 कितना हो गया 32। इसमें तो आप 32 खर्चा कर रहे हो। इसमें कितना खर्चा कर रहे हो? तो भैया देखो, ये 17 और 10 37, इसमें 37 खर्चा कर रहे हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें आप 32 खर्चा कर रहे हो, इसमें 37, तो बताओ कितना आपके खर्चे में बढ़ोतरी होगी? तो देखो 5 किस पे? 32 पे। 5/32 गुणा 100। तो यहां से आप सोल्व करेंगे तो आप 4 से काटो, 4/32, 4 से काटो 20 पंजे 100 और काटो है, 4 से काटा तो 25 चौका 100, यहाँ 25 हो जाएगा। 25 पंजे हो गया 125/8। अब 125/108 करो, सोल्व करो तो 8 एकम 8 हो गया। ठीक है जी, 8 एकम 8 हो गया और यहां बचा कितना 4, तो 8 पंजे 40, यानी कि 15 सही 5/8। ये आपको उत्तर आ रहा है 15 सही 5/8। 15 सही 5/8, 15 सही 5/8, नन ऑफ दीज मारो, काम खत्म करो, क्या दिक्कत है? मतलब इसमें आपको क्या याद रखना है कि जिस अनुपात में आपका मूल्य बढ़ रहा है उसी अनुपात में आपका खर्चा बढ़ेगा। बस इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं है। कह रहा है कि दूध का जो मूल्य है वो 20% बढ़ा दिया जाता है, तो दूध की खपत में कितने % कटौती करनी पड़ेगी ताकि दूध का खर्च पूर्ववत रहे? तो मैंने आपसे बताया है कि अगर जिस अनुपात में आपका मूल्य बढ़ेगा उसके ठीक विपरीत अनुपात में क्या होगा? खर्चा घटेगा। यही तो होगा। तो खर्चे में कितनी कमी आ रही है? 20 की। और किस पे कमी कर रहा है? 120 पे। तो 20 छक्का 120 यानी 1/6। और ये जो 1/6 है, ये जो 1/6 है, इसको जब आप चेंज करते हो किसमें? फ्रैक्शन, मतलब परसेंटेज में। ये फ्रैक्शन है, परसेंटेज में चेंज करोगे तो आएगा कितना? 16 से 2/3। अब ये चीजें तो आपको सिखा रखा है, कितनी बार सिखाएंगे, है ना? कई बार परसेंटेज हो चुका है, कई बार बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। यूपी टेट में आप पढ़े हैं, एस टेट में आप पढ़े हैं, कई बार हो चुका है ना। कह रहा है एक कॉलेज में 40% छात्र को समूह ए में रखा जाता है, शेष 75% को समूह बी में रखा जाता है, 12 छात्रों को सी में रखा जाता है। एक बात बताओ कि एक कॉलेज में मैक्सिमम कितने स्टूडेंट हो सकते हैं? एक कॉलेज में मैक्सिमम 100% स्टूडेंट हो सकते हैं, यही हो सकते हैं ना। अब इसी को डिवाइड कर रहा है, कह रहा है कि ये 3 भागों में रखे गए हैं, ए, बी और सी। कह रहा है ए में 40%, ठीक है, बचा कितना? 60%। भाई 40% को ही में रख दिया तो बचा 60%। कह रहा है 60% का 75 का मतलब होता है 3/5, 12 पंजे 60, 12 तिये 36, तो भैया 36% इसमें रख दिए गए। कुल मिला के 76 हो गए, बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 24%। तो 24% जो छात्र, जो बाकी शेष छात्र हैं, वो किस में रखे जाएंगे? वो सी में रखे जाएंगे। कह रहा है ये 24% बराबर आधा यानी 12 के है, ये 24% बराबर सी में कितने भाई? 12।
24% बराबर 12 के, 24% बराबर 12 के। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने छात्रों ने समूह के लिए आवेदन किया। तो ईमानदारी से बताओ, हमने क्या माना है भाई, 24 बराबर अगर 12 के है, ठीक है, 24 बराबर अगर 12 के है तो कितने छात्रों ने समूह के लिए आवेदन किया। भाई समूह के लिए आवेदन तो 100% लोग करेंगे, है ना। तो अगर 24 बराबर 12 के है तो इसका मतलब ये है, मतलब आधे के है, 24 बराबर 12 अगर आधे के है तो 1% बराबर किसके हो जाएगा, 5 के। तो 100% बराबर, 100% बराबर 50 के होगा, फिर किसके होगा भाई, 1% बराबर 12 के, तो 100% बराबर 50 के। और ऐसी कोई बात नहीं है, सवाल में कोई समस्या नहीं है। आप देख सकते हैं 40% समूह ए में रखा गया तो हमने उठा दिया, बचे 60%, कह रहा है कि शेष छात्रों का 75%। तो 75% को हम लिखते हैं क्या, 3 बटा, क्या लिखते हैं, 3 बटा 4 लिखते हैं शायद, सॉरी, हाँ 3 बटा 4 लिखते हैं, सॉरी यहां पे दिक्कत है, तभी तो कह रहा हूं मैं। वेट 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 वेट, ये होता है 3 बटा 4, 75% का मतलब होता है 3 बटा 4। चलिए अब यहां से सॉल्व करिए, तो 4 से काटेंगे तो 15 चौका 60 होगा, और ये हो गया 15 तिया 45, यानी 45% यहां हो जाएगा, बाकी का कुल मिला के 95% हो गया। तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 85 हो गया, ये 15% हो जाएगा, सॉरी। ये 40% ए के पास है, 45% बी के पास है, और बाकी का बचा जो है 15% वो किसके पास है, वो सी के पास रहेगा। यानी 15% सी के पास है, जबकि सवाल में कह रहा है कि और शेष 12 छात्रों का समूह सी में रहता है, यानी 15 यूनिट बराबर किसके, 15% बराबर किसके, 12 छात्र के। तो आपको बताना 100% की वैल्यू, 100% बराबर किसके। तो ये तो करना आप जानते हैं, है ना, मतलब 12 को नीचे कर देंगे, 100 को ऊपर कर देंगे। तो 5 से काटो, 5 तिया 15, 20 पंजे 100, 3 से काटो, 3 चौके 12, 4 दूना 8 यानी कि 80, 4 दूना 8 यानी कि 80। तो 80 छात्र हैं टोटल। 100% क्या है, टोटल इनरोलमेंट वाले छात्र हैं, और ये कितने हैं, 80%। नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा है कि 50 छात्रों की कक्षा में औसत 70 अंक प्राप्ति किए गए, प्रथम 25 छात्रों ने औसतन 60% अंक प्राप्त किए। प्रथम 25 छात्रों ने 60% अंक प्राप्त किए, और 24 छात्रों ने औसतन 80% अंक प्राप्त किए। कह रहा है कि अंतिम छात्रों ने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, कह रहा है कि अंतिम छात्रों ने कितने परसेंट प्राप्त किए। तो देखिए इस सवाल में बेसिकली हमें औसत ही निकालना, बाकी कुछ करना नहीं है। कह रहा है कि आपसे 50 छात्रों का जो औसत है वो 70% है, इसी को ब्रेक कर रहा है। कह रहा है 25% छात्रों का जो औसत है, 25 छात्रों का जो औसत है वो 60% है, और जो 24 छात्रों का औसत है वो 80% है। कह रहा है कि जो बाकी का जो बचा एक स्टूडेंट है ना, वन स्टूडेंट, वन स्टूडेंट, कह रहा है उसका औसत क्या होगा। तो मेरे दोस्तों मैंने आपको ये सिखा रखा है, औसत आपका करेक्ट है पूरा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही मैं कंपैरिजन कराने लगूंगा, वैसे आप देखेंगे कंपैरिजन कराऊंगा तो ये वाला आंकड़ा कितना, 10, मेरे दोस्तों 10, ये कम है। तो 10 कम है तो टोटल आंकड़े पे कितना कम होगा, 250। ये बताओ सर जी, ये 10 ज्यादा है तो टोटल आंकड़े पे कितना ज्यादा होगा, 240। तो ज्यादा है, ये कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस, दोनों को घटाएंगे तो आएगा सीधे सीधे 10 के। किसके बराबर आएगा, 10 के, किसके भाई, 10 के बराबर। तो 10 के बराबर आया। अब ये 10 के बराबर लेकिन माइनस का आएगा, माइनस का आएगा। ये माइनस जो आया है वो एक आंकड़े में अब कम ही दिखाएगा, क्योंकि एक ही आंकड़ा है तो औसत में भी 10 आंकड़े कमी दिखाएगा। मतलब ये सम में 10 आंकड़े कमी दिखा रहा था, लेकिन एक ही अगर आंकड़ा है तो आपको ये मैंने पढ़ाया है कि अगर 2 आंकड़े होते तो 2 से भाग देते, एक आंकड़ा तो 1 से ही भाग दे दो। अब 1 से भाग दोगे तो ये 10% औसतन कमी दिखाएगा ना, जो भी यहाँ पे नंबर होगा। तो यहाँ पे नंबर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई, यहाँ पे जो नंबर आता है हम इससे क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, यानी कि लास्ट वाले आंकड़े का जो औसत होगा वो इससे घटा लेंगे तो आएगा 60%। ठीक है, ये मैंने बहुत बार आपको एकदम क्लियर कर दिया। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि यदि हानि 20% हो तो विक्रय मूल्य किस भिन्न से गुणा किया जाए कि क्रय मूल्य प्राप्त हो। अच्छा जी, ये बड़ा आसान है। हानि अगर 20% है तो इसका मतलब 20% का मतलब 1/5, यानी आपका क्या है, सीपी 5 है, सीपी 5 है, लॉस आपका 1 है, तो एसपी कितना होगा सर जी, एसपी होगा 4। आपसे ये कहा जा रहा है कि विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुणा किया जाए
कि क्रय मूल्य प्राप्त हो जाए। अच्छा जी, तो बताओ 4 को हम किससे गुणा करें कि 5 प्राप्त हो जाए? तो सर जी एकदम आसान है, 5/4 से कर दो गुणा, क्या दिक्कत है? कैसे करें? 4 से 4 कैंसिल आउट, बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ 5। तो किससे करें? 5/4 से। 5/4 देखो ये रहा ऑप्शन में, ठीक है। तो अगर आपके पास सोच है ना, तो वो आप कोई दिक्कत नहीं, फिर कर सकते हैं। हर चीज सोच की होती है। रमेश ने कोई पुस्तक 30% हानि पर बेची, यदि वह इसे 140 रुपए अधिक पर बेचता तो 40% का लाभ होता। भाई कह रहा है कि पहले वो 30% हानि पर बेच रहा था, इसका मतलब 70% भी बेच दे रहा था, एकदम देसी भाषा। और कह रहा है आप 40% लाभ पर बेचो, यानी 140 पे बेचे। तो 70 कहां कहां 140, तो कितने परसेंट ज्यादा पे बेच रहा है? तो भैया ऐसा है कुल मिला के 70% ज्यादा पे बेच रहा है। और सवाल में कह रहा है कि ये 140 पे बेच रहा है, 140 रुपए अधिक पे बेच रहा है। तो 70% बराबर 140 के, तो 10% बराबर 20 के है, 10% बराबर 20 के, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 100%? तो यू कैन डू 200 इन दैट क्वेश्चन। ओके भाई, चलिए नेक्स्ट सवाल देखो। अगला सवाल थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं ना कि मतलब आपका भी टाइम वेस्ट ना हो बस। 5 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात, भाई मूलधन और मिश्र धन का अनुपात दे दिया है, वो भी 5 वर्ष के बाद। कितना दिया है? 5 वर्ष के बाद। तो आपसे कह रहा तब वार्षिक ब्याज दर बताओ, वार्षिक ब्याज दर बताओ। तो देखो पहली बात तो ये है कि ये आपका मूलधन है, सॉरी ये आपका मूलधन है, ये आपका मिश्र धन, ठीक है, बहुत ईमानदारी के साथ। एक बात बताऊं, ये आप भी जानते हैं और ये बात मैं भी जानता हूं, ठीक है, कि 5 वर्ष का, ठीक है, जो मूलधन होगा, जो 5 वर्ष का मिश्रधन होगा, वो छठे वर्ष के लिए क्या होगा? मिश्रधन होगा। ये जो 4 वर्ष का मूलधन होगा, तो 5वें वर्ष के लिए क्या होगा? समझ रहे हैं ना? मतलब जो मिश्रधन एक्चुअली होता है ना, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो बेसिकली अगले साल जाके वो मूलधन का काम करने लगता है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं देखना, हमें कोई देखना है कोई धन 10 से 12 हो रहा है, इसका मतलब 2 की वृद्धि कर रहा है, किस पे? 10 पे 100, तो दैट इज इक्वल टू 20%, 20%, 20%। नेक्स्ट, एकदम इजी सवाल था ये, लेकिन इजी नहीं होता ना, आप जब लैंग्वेज समझ पाएंगे ना उस क्यों क्या वो कह रहा है, तभी आप कर पाएंगे। लैंग्वेज नहीं पकड़ पाएंगे तो फिर समस्या तो है ही। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, ये सिंपल इंटरेस्ट है, कह रहा है 3 वर्षों में 800 हो जाती है, यदि ब्याज 800 से 920 हो जाती है, यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दी जाए। तो दोस्तों 3% ब्याज की दर 1 साल के लिए बढ़ी है, तो 3 सालों के लिए, सॉरी, ब्याज दर अगर 3% बढ़ी है, तो 1 साल में अगर 3% बढ़ा, तो 3 सालों में कितना बढ़ेगा? अरे हर साल समान समान ब्याज मिलता है साधारण ब्याज में, तो 3 साल में कितना हो गया? 9% बढ़ जाएगा। यानी कि मेरे दोस्तों हमें कुछ और नहीं करना है, सिर्फ हमें इस 800 का 9% निकाल लेना है। 8 9 हो गया 72, तो 72 इसमें जोड़ दो, यानी कि 992 आपका क्या हो जाएगा? 3% वृद्धि के बाद हमारा मिश्रधन हो जाएगा। बस इतना ही आपको काम करना है, 800 का 9% निकालिए, उस 920 में जोड़ दीजिए। ठीक, क्लियर? क्लियर। लास्ट सवाल है आज, इतना ही सवाल है शायद, मेरे ख्याल से इतना ही है। कह रहा है कि 6,000 रुपए की कोई राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए जमा की जाती है। 3 वर्षों बाद 2 वर्ष के ब्याज का अंतर ज्ञात करिए। 3 वर्षों तथा 2 वर्षों के ब्याज का अंतर ज्ञात करिए। तो बताइए क्या करें इसमें? देखो दोस्तों एक बात बताऊं, अगर 2 साल की बात कहे ना, तो मैं फटाक से निकाल सकता हूं इसका। मैं 5 25 25 करो और 5 दूना 10 करो, यानी कि 6,000 का सीधे सीधे आप इतना परसेंट निकाल लीजिए, हो गया इसका ब्याज। और परसेंट था तो डबल जीरो तो उड़ा ही देगा, तो 25 छक्का होता है 150, यानी ये जीरो पहले से था, 150 हुआ तो 1, सॉरी 5 और 1, और 60 एक कम 60, 2 अंक 10 तो ये तो कट गया, यानी कि 60 15 क्या गया आपका ब्याज हो गया। अब कह रहा है 3 साल का ब्याज होगा। भाई 6,000 रुपये 3 साल का अगर आपको ब्याज चाहिए, ठीक है, वो भी 5%, ये देखो जरा करो जरा, मैं तो सोच रहा हूँ कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। देखो जरा 6 पंजे 30, ठीक है, फिर से करो, और ये जीरो पहले से था, 6 दूना 12 3 15 के 5 है, सही है ना? ठीक है, 15 के 5 1 हो गया, 6 कम 6, ठीक है, ये होगा ना?
तो 2 615 होगा, 615 होगा, ये 0 नहीं होगा, 615। 0 तो मैंने यहाँ रख दिया, तो मैं फालतू में 60 से गुणा कर रहा हूँ, 6 से गुणा करना था, 615 होगा। यहाँ पे आ जाओ, तो 5% के हिसाब से करोगे तो 2 साल का तो 615 है, यानी कि पहले साल क्या आएगा, ये 2 0 हटाओगे तो 5 छक्का 300, दूसरे साल 300 प्लस 15, यही होगा ना बाबू। और तीसरे साल 300 तो आएगा ही आएगा, इस पे 15 आएगा, इस पे भी 15 आएगा, और इस पे क्या आएगा 5% के हिसाब से। अगर 10% होता, 10% का आधा कर लो, या 5% निकाल लो, 15 25 75 हो गया 0.75, बस। तो देखो जरा गौर से, हमारे पास बढ़ा कितना, हमारे पास यही इतना धन तो बढ़ा है, हमारे पास यही इतना धन तो बढ़ा है, तो बस इसी को जोड़ लो, तो 330.75, 330.75। भाई हमें 2 साल का तो लेना ही नहीं है, क्योंकि घटाना है अगर, तो 3 साल में से अगर दूसरे साल को घटा देंगे, 3 साल में से अगर दूसरे साल को निकाल देंगे, तो हमें तीसरे साल का ही सिर्फ ब्याज चाहिए, बस इतना ही पूछा आपसे। तो सवाल पूछने के ढेर सारे तरीके होते हैं, लगाने का आपका तरीका है, मजे से लगाइए एकदम। अगर आप यही समझ जाते पहले ही कि तीसरे साल का ब्याज पूछा है, तो और ढेर सारे तरीके आपके पास है लगाने के लिए। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज इतना ही है, 20 क्वेश्चन आपके मैंने पूरे करा दिए हैं। मन से प्रैक्टिस करिए, किसी भी सवाल में कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।